नमस्कार। सृजन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह कार्यक्रम भाषा, कला, संस्कृति एवं साहित्य पर आधारित है। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है प्रकृति, संस्कृति और गांधी जी। हाँ, विशेषकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं गांधी जी के दर्शन पर। और इस विषय पर वाद विवाद और संवाद करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारत से, इंदौर से आए हुए श्री अनिल त्रिवेदी जी। अनिल जी, आपका स्वागत है। अनिल जी के साथ बात करने से पहले मैं इनका परिचय थोड़ा सा आपको दे दूं। अनिल जी असल में एडवोकेट है और इंदौर के मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 38 वर्षों से इन्होंने हिंदी में याचिकाएं आरंभ की है और ये इनका श्रेय है। वे पहले व्यक्ति हुए जिन्होंने हिंदी में सारा कामकाज शुरू कर चुके हैं। फिर इसके बाद लगभग 50 वर्षों से इनका योगदान सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में है। प्रकृति प्रेमी है और जो विशेष बात इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि अनिल त्रिवेदी जी गांधी जी, लोहिया जी और लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचारों का संवाहक हैं एक प्रकार से, और इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को आगे बिताते हैं। और इनका संबंध प्रकृति के साथ है, जैसे कि मैंने कहा आदिवासी जीवन, ग्राम जीवन के साथ इनका गहरा संबंध है। तो अनिल जी, हमें बेहद खुशी हुई कि आप मॉरिशस आए और आपने समय निकाला सृजन के दर्शकों के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को, सारे मॉरिशस वासियों को। पहले आप अपना अनुभव सुनाइए, मॉरिशस में आए आप। देखिए, मॉरिशस को लेके मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी, क्योंकि मैं इसे अफ्रीका का प्रवेश द्वार मानता हूँ जी। मुझे जीवन में पहला सौभाग्य मिला मॉरिशस आने का, और न जाने क्यों मेरे मन में अफ्रीका के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। हो सकता है उसका एकमात्र कारण महात्मा गांधी का अफ्रीका आना और यहाँ की उस जमाने की जो परिस्थिति है उसमें दुनिया के इंसानों की बेहतरी की जो लड़ाई है कि आदमी को जो पूरा अभिव्यक्त होने का जो मौका मिलना चाहिए, जी जी, वो उस जमाने में गांधी ने एक वकील के रूप में यहाँ पर आके, मतलब ऐसे तो पोरबंदर में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ, पर महात्मा गांधी का निर्माण तो अफ्रीका में ही हुआ। वो उसकी आधारशिला है। जब उनको रेल से फेंका गया एक बैरिस्टर को, और गांधी जी को समझ में आया कि एक बैरिस्टर को भी उसके रंग के कारण मनुष्य होते हुए भी, और ऐसा मनुष्य होते हुए कि जो दूसरे के अधिकारों को दिलाने का प्रोफेशनली काम करता है, उसको टिकट होने के बाद भी केवल रंग के आधार पर फेंक दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बनाने की दिशा में डाला। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि वहाँ से जब नौशेरा जहाज़ में भारत लौट रहे थे तो मॉरिशस में उनका प्रवास होता है। 1901 की बात है। 1901 की बात है। तो 1901 का मॉरिशस और 2016 का मॉरिशस में करीब 115 वर्ष बाद गांधी जब आए, तब में जिसका जो प्राकृतिक स्वरूप है वो भिन्न होगा, क्योंकि जो विकास हुआ है, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, जो नई दुनिया बनी है, जी जी, उसका बहुत सारा हिस्सा आज के मॉरिशस में दिखाई देता है। जी जी। पर अभी मैं म्यूजियम देख के आ रहा हूँ महात्मा गांधी संस्थान में कि जब यहाँ पर पहली बार भारतीय लोग या दूसरे इलाकों से मनुष्य यहाँ पर आया था, तो यहाँ की दुनिया कैसी थी। अभी 1 घंटे पहले ही उसको आंखों से देखा है। जी 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 जी। और आज का जो मॉरिशस है उसको मैंने 15 दिन पहले देखा, पहली बार। अच्छा, पहली बार के लिए एक बड़े हवाई जहाज से विमानतल पे उतरते हुए समुद्र के बीच में कैसी दुनिया होगी इसकी मैं कल्पना करता था, पर वो मुझे दिखाई दी।
दिखाई दी तो जो सवाल सबसे बड़ा मेरे मन में था यहाँ आने से पहले कि यहाँ की प्रकृति और वहाँ की प्रकृति में कितनी भिन्नता होगी। वो एक विशाल देश है, एशिया का एक विशाल भूखंड है भारत का, और ये करीब 6000 किलोमीटर की दूरी पर हिंद महासागर में एक छोटा टापू है जिसका विस्तार हमारे जिले के बराबर है। मतलब एक जिले बराबर देश में आना। तो यहाँ जो प्रकृति का उदात्त स्वरूप है, जिस रूप में हुई है, जैसी हवा है, चाहे जब पानी गिरता है दिन में 3-4 बार इंद्रधनुष देखने को मिल जाता है, ये बिल्कुल नई चीज है। और चूंकि आपका स्वभाव ही है अनिल जी, आप प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेसी आप करते हैं, उच्च न्यायालय में काम करते हैं, लेकिन फिर भी मूलतः आप खेतिहर हैं, आपने कहा। हाँ, खेती। उस अभियान के बारे में बताइए, किस तरह से आपने एक संस्था की स्थापना की और प्रकृति। पिछले कई सालों में हमको विकास के नाम पे नई दुनिया के लोगों ने ये सिखाया कि रासायनिक तरीके से ही अच्छी खेती हो सकती है। और धीरे धीरे दुनिया की सरकारों ने भी, वैज्ञानिकों ने भी, विकास के दावेदारों ने भी जो खेतीहर है उसको ये सिखाया कि पुरानी पद्धति ठीक नहीं है जी। पर आज की दुनिया उनके दुष्परिणामों को भुगत रही है कि हवा भी जहरीली हो गई, पानी भी जहरीला हो गया, जो हम खा रहे हैं उसका मन पे भी असर पड़ रहा है। जो प्रकृति का विचार है, मैं मानता हूं कि गांधी का विचार जो है वो प्रकृति का विचार है। गांधी एक ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने अपने चिंतन में सारी चीजें प्रकृति से एकाकार होके सीखी है। इसलिए मैं गांधी और प्रकृति में कोई अंतर नहीं मानता, दोनों शाश्वत हैं। मुझे इस बात की भी चिंता नहीं होती कि आज की दुनिया या आने वाली दुनिया गांधी को मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि जैसे हम प्रकृति के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वैसे हम गांधी विचार के बिना भी आगे नहीं बढ़ सकते। और ये सभी देश आजकल मान रहे हैं कि प्रकृति अगर दूषित हो जाए तो फिर मनुष्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। मनुष्य भी प्रकृति का अंश है जी। हाँ। पर हम प्रकृति के ऐसे प्यारे बेटे हैं जो दिन रात अपने चिंतन से अपनी संस्कृति का विकास भी करते हैं और अपनी संस्कृति का विनाश भी करते हैं। ये तो है। हमारे पास दोनों चीजें हैं। हम अंतहीन विकास भी कर सकते हैं और अंतहीन विनाश भी करते हैं। तो ये जो द्वंद्व है मनुष्य के होने के साथ में, कि हमारी सृजनात्मक शक्तियां जितनी ताकतवर हैं उतनी ही हमारी विध्वंसात्मक शक्तियां भी ताकतवर हैं। तो मनुष्य की जो पूरी कहानी है समूचे मनुष्य की दुनिया में, वो इसी के इर्द गिर्द है। कि इसमें संघर्ष भी है, इसमें सृजन भी है, इसमें नया चिंतन भी है, इसमें पुरानी चीजों से जुड़े रहने का मोह भी है। ये सब निरंतर चलता है। अनिल जी, आपसे जब पहली बार भेंट हुई मेरी, आपके गंभीर विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। जिस ढंग से, जिस गंभीरता से आप बात करते हैं, उसमें आपके पूरे जीवन का अनुभव झलकता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो पारिवारिक जीवन है, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आपके माता पिता महात्मा गांधी जी के संपर्क में रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए, वो बताइए, वो आपके जीवन की उस हिस्से के बारे में बताइए। मेरे पिता बहुत छोटी उम्र में ग्रेजुएट होने के बाद ही वो बड़े स्कॉलर थे और उनको स्वर्ण पदक मिला था संस्कृत में। उस समय ये 1929-30 की बात है। अच्छा। 1906 का उनका जन्म है। अच्छा। तो 25-26 वर्ष की आयु में ही वो गांधी जी के पास चले गए और उन्होंने उतनी अच्छी पढ़ाई के बाद भी ये निर्णय लिया कि हमें देश की आज़ादी के लिए काम करना है। तो बापू के पास जब वो साबरमती आश्रम पहुँचे तो गांधी जी ने उनकी योग्यता और विद्वता का आकलन करते हुए उनको अपना जो हिंदी नवजीवन अखबार था उसका सह संपादक नियुक्त किया। अच्छा। और आश्रम के जितने अहिंदी भाषी भाई बहन कार्यकर्ता थे आज़ादी के आंदोलन के, जो देश के बड़े बड़े नेता हुए, उनको हिंदी शिक्षण का दायित्व पिताजी को सौंपा। अच्छा। गांधी जी के आश्रम में पिताजी के साथ बिल्कुल नवविवाहित मेरी माँ भी वहाँ पर पहुँची। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी
और बापू अपने आश्रम वासियों का बहुत ख्याल रखते थे। अच्छा, हाँ। और मेरी माँ अक्सर बताती थी कि गांधी जी उनकी संस्कृत की क्लास लेते थे और उस जमाने की तीसरी क्लास पास बालिका को उन्होंने संस्कृत पढ़ाने का काम किया। कस्तूरबा को भी वो बहुत याद करती थी, उनके प्रेमल व्यवहार को। तो जो गांधी का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक जीवन में योगदान है कि आज हम देखते हैं कि देश के ही छोड़ दीजिए, ग्राम पंचायतों के या नगर स्तर के भी जो राजनेता हैं वो अपने कार्यकर्ता या समाज के दूसरे परिवारजनों का ध्यान तो ठीक है, वो अपने परिवारजनों का ध्यान भी नहीं रख पाते। सही है। पर गांधी जी की एक खासियत थी कि आज़ादी के आंदोलन के जितने कार्यकर्ता थे न केवल उनका ध्यान रखते थे बल्कि उनके परिजनों का भी पूरा हालचाल रखते थे। अच्छा, अच्छा। उस समय का एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि गांधी जी जैसे जो राष्ट्रपिता हैं, इतने आज़ादी आंदोलन के मसीहा हैं, हमारे काका जी जो करीब 6-7 साल के ही उस समय थे, वो पिताजी के पास साबरमती आश्रम में थे। उनका नाम रामचंद्र था। अच्छा। एक चिट्ठी हमारे पास गांधी जी के 80 पत्र हैं जो उन्होंने गांधी जी के लिखे हुए हस्तलिपि में, जो मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे काका को बापू ने लिखे। अच्छा। और वो पत्र कोई लेटरहेड पे नहीं होते थे। उनके पास जो डाक आती थी देश भर से, दुनिया भर से, अखबार के जो रेपर्स होते थे, उनका अंदर का जो कोरा हिस्सा है, अच्छा, उससे गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया। आपको महात्मा गांधी का लेटर पैड कहीं संग्रहालय में नहीं मिलेगा। उनके पास जो डाक आती थी, इससे संदेश गांधी का ये था उस जमाने से, ये समझ थी गहरी, प्रकृति, संस्कृति और गांधी की जो बात है कि गांधी प्रकृति को समझते थे। वो ये मानते कम थे से कम पेपर का इसीलिए इसी से उनका जो ट्रस्टीशिप का विचार है वो निकला। गांधी का जो ट्रस्टीशिप का विचार है, उनका जो प्रसिद्ध वाक्य है कि इस धरती माँ में प्राणी मात्र की आवश्यकता पूरी करने की क्षमता है, पर किसी एक के लोभ लालच के लिए। नीड और ग्रीड की जो बात कही थी। आज की जो हमारी दुनिया है, वर्तमान जो दुनिया है, वो नीड से ज्यादा ग्रीड पे ध्यान देती है। हम देखिए हमारे दैनंदिन जीवन में प्रकृति का कितना दोहन कर रहे हैं, कितना विनाश कर रहे हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या, दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो प्रदूषण की समस्या है, वो मानसिक हिंसा की है। सृजन में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अनिल त्रिवेदी जी और हम चर्चा कर रहे हैं प्रकृति, संस्कृति और गांधी जी पर। तो कुछ देर पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे अनिल जी, गांधी जी और उनकी प्रकृति चेतना के बारे में, आप बता रहे थे कि आपके माता पिता उनके साथ रहते थे आश्रम में। उन लेखों के बारे में, पुस्तकों के बारे में बताइए जिनका अनुवाद आपके पिताजी ने किया गांधी जी। देखिए, मेरे पिताजी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार तो थे ही सही, पर बाल साहित्य पे उनकी विशेष रुचि थी जी। उनका गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पे एक बिल्कुल प्राकृतिक अधिकार था जी। गुजरात को तो वो अपना मायका कहते थे। अच्छा। मतलब कोई गुजराती में बोल रहा है तो वो सीधे सीधे उसका शब्दशः अनुवाद कर लेते थे। तो मुझे ये पिताजी का संस्मरण याद आ रहा है। बापू ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा, उसका हिंदी अनुवाद पिताजी से ही करवाया था। अच्छा, उसका हिंदी अनुवाद आपके पिताजी से करवाया था। पिताजी का नाम बताइए। काशीनाथ जी त्रिवेदी। अच्छा। वे स्वाधीनता आंदोलन के बापू के सहयोगी थे। मेरी माँ का नाम कलावती त्रिवेदी। अच्छा। मेरी माँ सबसे पहले जेल गई 1933-34 के ज़माने में, जब वो बहुत ब्याह होके आई ही थी। 18-19 साल की उनकी आयु थी और पहली बार गर्भवती थी। तो आज हम जो नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, अब देखिए आज से करीब 100 साल, 85-90 साल पहले का जमाना। उस समय एक नई ब्याही लड़की जिसका कोई सार्वजनिक जीवन नहीं है, जो मजिस्ट्रेट की बेटी है, उसका पति बापू के पास जाता है, आज़ादी की लड़ाई में शामिल होता है और गांधी जी के विचारों से अनुप्राणित होके उसमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो जेल जाए, कि वो अजमेर जाके सत्याग्रह करके जुलूस निकाल के जेल जाती है
और उनको 3 महीने की सजा सुनाई जाती है। और जेल से छूटने के 3 महीने बाद हमारे सबसे बड़े भाई का जन्म होता है। तो ये बापू का पुरुषार्थ था, वो जिसे छू देते थे वो बिल्कुल कंचन हो जाता था। अब बताइए, उसमें जो सारा लोग भय खत्म हो जाता था। पिकेटिंग, शराब की दुकानों के खिलाफ बहनों को आगे करते थे। हमने गांधी को तो नहीं देखा, पर गांधी फिल्म देखी होगी। उसमें वो अद्भुत दृश्य देखा होगा कि हमारी माँ बताती थी कि शराब की दुकानों के सामने जब पिकेटिंग करने जाते हैं। आज निर्भया की बात हो रही है, महिला बाहर निकलती है तो लोगों को डर लगता है। सारी दुनिया में सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए हुए हैं। उस समय गांधी ने निर्भयता का पाठ पढ़ाया। तो जो सत्य, अहिंसा और शांति की जो बात है, ये कोई दिखावटी बात नहीं है, ये अंदर की शक्ति। गांधी जो बार बार कहते थे कि अपने राम को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। गांधी का सबसे बड़ा मनुष्यता को कंट्रीब्यूशन यही है कि जिसे हम गरीब कहते हैं, जिसे हम लाचार कहते हैं, जिसे हम कमजोर कहते हैं, वो अपनी ताकत से कैसे आगे बढ़े, ये गांधी की संस्कृति है, ये गांधी की प्रकृति है। अभय, निर्भयता, अस्तेय, ये जो सारे सिद्धांत है गांधी के। अब देखिए, एक बहुत ही मार्मिक किस्सा है आश्रम जीवन का, जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है जब भी मैं उसको सुनता हूँ। ये है मनुष्य की प्रकृति। एक बार रात को आश्रम में, साबरमती आश्रम में एक भाई घुसे। लोगों ने समझा, आश्रम वासियों ने, कि ये चोर है। अच्छा। और उनको पकड़ के बंद कर दिया, बाहर से सांकल लगा दी। सुबह की प्रार्थना सभा में गांधी जी के सामने उन भाई को पेश किया। अच्छा। और कहा, बापू ये भाई रात को चोरी करने के लिए घूमे, हमने इनको बंद कर दिया। तो गांधी जी का पहला प्रश्न आश्रम वासियों से था कि इन भाई को सुबह का नाश्ता दिया या नहीं दिया। अच्छा। आश्रम वासी सन्न रह गए, ये क्या बात है, तो चोर है, इसको क्यों नाश्ता। उनका चोर बाद में है, पहले वो मनुष्य है। आपने नाश्ता किया तो इनको भी नाश्ता देना चाहिए। बहुत सही, बहुत तो ये गांधी की मनुष्यता की दृष्टि थी, जिसकी हम आज कल्पना नहीं कर सकते। उनका जो ये सिद्धांत है नीड और ग्रीड वाला, आज की हमारी दुनिया में हमारा रहन सहन देख लीजिए, हमारे मकानों को देख लीजिए, हमको उससे वैभव दिखता है। गांधी को प्रकृति से वैभव दिखता है। सही है, सही है। सेवाग्राम की कुटिया को देखिए आप, बापू की कुटिया को, क्या है उसमें, और हमारे घरों को देखिए, एक छोटी सी बांस की, मिट्टी की, कबेलू की बनी हुई कुटिया, गांधी का डिजाइन है कि जिसमें दुनिया भर का, जिसे हम गरीब कहते हैं, कमजोर कहते हैं, जो लोक रहता है, फोक रहता है, मनुष्य रहता है, आम आदमी रहता है, उसके मकान जैसा ही हमारा भी मकान होना चाहिए। उसके पीछे गांधी की दृष्टि ये थी कि कोई हमारी हवेली को देख के हमसे मिलने से न डरे, भयभीत न हो, एकाकार होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैं आपके मॉरिशस के समंदरों को देख रहा था, 10-12 बीच मैंने देखे। ये प्रकृति का, धरती का जो विराट स्वरूप है, जो उसकी लहरें हैं, गांधी ने इसी को देख के कहा था कि कोई मनुष्य का पृथक अस्तित्व नहीं होता। जैसे पानी की एक बूंद का पृथक अस्तित्व नहीं होता, वैसे एक अकेले मनुष्य का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। पर वही पानी की एक बूंद जब सागर में समा जाती है तो समुद्र की शक्ति बूंद की शक्ति हो जाती है। सही है। तो हमको भी काम करने में अपने व्यक्तित्व को उभारने के बजाय लोक सागर में समा जाना चाहिए। इसी शक्ति का प्रस्फुटन हम देखते हैं गांधी जी के अनुयायियों में। एक घटना के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन रहा है, उसके बारे में आप बताएं। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत मेरे पिताश्री ने की। मेरे पिताजी बैजनाथ महोदय और विश्वनाथ खोड़े, ये हमारे निमाड़ के 3 ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने गांधी जी के आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम इस इलाके में किया। वो लंबे अरसे तक ये लड़ाई करीब 40 सालों से चल रही है। 40 सालों से चल रही है। नदी की जो सभ्यता होती है, नदी घाटी की जो सभ्यता होती है, आपके देश में कोई बड़ी नदी नहीं है, पर हिंदुस्तान नदियों का देश है। वो तो है। और दुनिया भर में जहाँ पानी है वहीं संस्कृति का उदय हुआ है। संस्कृति और सभ्यता का उदय पानी के आसपास ही होता है, बसाहट होती है।
मॉरिशस के आसपास इतना पानी है कि यहाँ इसके लिए नदी की सभ्यता की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सागर की सभ्यता का देश है। और ये छोटा भारत नहीं है, ये छोटा विश्व है। जो 15 दिन में मैंने मॉरिशस की संस्कृति को देखा, भाषा मुझे नहीं आती, देखने के बाद आप और सिखा भाव रहे जो हैं मुझे हमें। समझ में आए, ये छोटा विश्व लगता है। मैं इसे छोटा भारत, बड़ा भारत नहीं कहूँगा, छोटा भारत नहीं कहूँगा, भारत का एक हिस्सा नहीं कहूँगा, पर ये जो विश्व बिंदुत्व की उदात्त कल्पना है उसका देश है। अलग अलग रंगों के, अलग अलग भाषाओं के लोग इस शांति और संतोष के साथ, मुझे एक भी दुखी चेहरा नहीं दिखाई दिया। इस उत्साह से लोग घूमते हैं, और नीरवता और निस्तब्धता, शांति। अन्यथा आज की दुनिया तो आपाधापी की दुनिया हो गई, तनाव की हो गई है। तो गांधी ने जो राम की बात कही जी, यहाँ राम का बहुत प्रभाव है, रामायण का बहुत प्रभाव है। मुझे मौका मिला यहाँ के गाँवों में जाने का भी जी, वहाँ पर कथा सुनने का भी, मंदिरों में जाने का भी, मस्जिद के पास जाने का भी, चर्च के पास जाने का भी। ये अद्भुत दृश्य है कि 10 कदम दूर चर्च का है, फिर पास में मंदिर है, फिर पास में वो है। तो यही तो विश्व बंधुत्व की अवधारणा गांधी की थी। प्रकृति अपने बेटों में भेद नहीं करती। मतलब मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि हालांकि मॉरिशस में लोग पूरी तरह से गांधीवादी नहीं है, लेकिन गांधीवादी दर्शन हमारे जीवन के अंतर्गत आ जाता है। देखो, गांधी जी भी गांधीवादी नहीं थे। ये तो हम लोगों ने हमारे रेफरेंस के लिए गांधीवाद शब्द का निर्माण किया। जी जी जी। गांधी प्रकृतिमय थे, गांधी संस्कृतिमय थे। इसीलिए तो जो छोटी छोटी चीजें जो उन्होंने अपने जीवन से हमको सिखाई। मनु गांधी आश्रम में रात को इतना बड़ा पेंसिल का टुकड़ा, अच्छा, 2 इंच का, हाँ, वो पिछले पड़ाव पे भूल के आई थी। तो गांधी जी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में गफलत नहीं होना चाहिए। उसने कहा, मनु बहन ने कहा कि बापू क्या हुआ, इतना सा ही तो पेंसिल का टुकड़ा था। तो बोले इतना सा नहीं था, पर अभी उसका अस्तित्व था, उससे और काम लिया जा सकता था। हाँ। तो ये गफलत सार्वजनिक जीवन में नहीं होनी चाहिए। आज जो भ्रष्टाचार की समस्या समूची दुनिया के सामने है कि हम पैसे का, संपत्ति का, सबका दुरुपयोग करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन तो आधी रात को वापस मनु गांधी को भेजा, और उस पड़ाव से वो जब तक पेंसिल का टुकड़ा ढूंढ के नहीं लाई, तब तक न तो मनु को संतोष हुआ, न गांधी जी को संतोष हुआ। तो ये जो स्त्री की निर्भयता का पाठ है, ये अकेली कैसे जाऊं, अंधेरे में कैसे जाऊं, ये गांधी की दृष्टि ये थी। इस तरह से कसौटी पे कसते थे। अब अथाह पानी है साबरमती नदी में, राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और पानी को ढोल रहे हैं। तो बापू ने उनको कहा कि इतना पानी क्यों ढोलते हो? तो उन नेताओं में से किसी ने कहा, बापू इतनी बड़ी साबरमती नदी बह रही है, इतना पानी और उतना पानी का क्या सवाल है? उसने कहा, नहीं, नदी बह रही है तो तुम्हारे लिए नहीं बह रही है। कल को आजादी का काम करते हुए किसी रेगिस्तान के इलाके में जाओगे और तुम्हारी आदत ज्यादा पानी ढोलने की पड़ जाएगी, तो तुम कैसे जियोगे? तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम कम से कम ले और ज्यादा से ज्यादा दे। ये प्रकृति की दृष्टि है। जैसे पेड़ है, उसका पत्ता है, उसकी लकड़ी है, उस पे कौन सा पंछी आ रहा है वो भगाता नहीं है, दूर नहीं करता। उसका जो फल लगता है उसको पेड़ नहीं खाता। गांधी की समूची प्रकृतिवादी सोच यही है, ये जीवन हमारे लिए नहीं है, और इसी से ट्रस्टीशिप का विकास हुआ। उनका जो मूल सिद्धांत है। आज हमारी दिक्कत यह है कि हम हमारे पे विश्वास नहीं करते, तो हम दुनिया पे विश्वास कैसे करेंगे? समूचा गांधी का सोच प्रकृति के इस विचार पे है कि हम जिस रूप में अभिव्यक्त हुए हैं उसी से ये हमारा जीवन चलेगा, संचालित हो। मुझे आशा है कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रही और आपके माध्यम से मॉरिशस के जनता को गांधी जी से संबंधित उन प्राथमिक अनुभवों के बारे में जानकारी मिली। आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप अनिल त्रिवेदी जी भारत से यहाँ पर आए और सृजन के मन से आप जुड़े। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मॉरिशस के सभी देशवासियों को मेरे प्रणाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमारा कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। आप जुड़े रहे सृजन के साथ एक अगले अंक तक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।
नमस्कार।